हेलो दोस्तों, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम मोहित जोशी है और आपका मंथन आईएएस के डेली डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक रोड मैप के बारे में जो एलिमिनेट करेगा पॉवर्टी को इंडिया से। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, चाहे वो NMPI के बारे में हो या फिर UNDP की जो रिपोर्ट थी MPI के बारे में। ठीक है, उसमें हमने क्या चीज़ें उसके आउटपुट्स निकल के आए हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ऐसा कौन सा रोड मैप तैयार कर रहा है भारत जिससे हम इस पॉवर्टी से बाहर निकल पाएँ। ओके, तो ठीक है, देखो कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट यही है, अभी की जो न्यूज है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है वो है $2,379। ये फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो दोस्तों ये जो कैपिटा है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ईच हेड या पर हेड। ओके, मीन्स कि एक व्यक्ति की जो एक एवरेज इनकम है साल के अंदर, ठीक है, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। अगर हम इसमें अगर रैंक की बात करें, इंडिया की रैंक जो 2022 के अंदर है वो रैंक है 149 आउट ऑफ 194 कंट्रीज। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं जो फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ उनको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ना जब भी आप आंसर राइटिंग करोगे आने वाले टाइम पे, आपको प्रीलिम्स में कोई स्टेटमेंट बना के दे देता है तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ओके, तो देखो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर ना ये बात भी की थी कि जो आपकी ग्लोबल MPI है, राइट, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो आया है उसके अंदर पिछले 15 साल के अंदर 41 करोड़ लोग जो हैं भारत में पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। पिछले 15 साल यानी 2006 से लेकर 2021 के बीच में 15 सालों के अंदर 41 करोड़ अप्रोक्स लोग बाहर निकले हैं पॉवर्टी से। ओके, और आप देखोगे ना, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी टॉप 25 कंट्रीज़ के अंदर ऐसी 25 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी पॉवर्टी लेवल को ना एकदम हाफ कर दिया है। ठीक है, उनमें से इंडिया भी एक है, तो ये काफ़ी प्राउडी मोमेंट है। एंड इसके अलावा बात करना है, इंडिया हैज़ रजिस्टर्ड डिक्लाइन इन नंबर्स ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर 24.85% जो था कब 2015 टू 2016 के बीच में। एंड अभी जो है ना, जो अभी रिपोर्ट आई है उसमें जो पॉवर्टी हो गई है कितने परसेंट हो गई है, 14.96% हो गई है। इसमें भी आप देखोगे अप्रॉक्स 9% का आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ये जो रिपोर्ट है वो कौन सी है, नेशनल MPI यानी जो नीति आयोग ने जो रिपोर्ट निकाली थी उसके अकॉर्डिंग, राइट। और जो ग्लोबल MPI है वो कौन निकालता है, वो निकालता है आपके UNDP प्लस OPHI जो मैंने बताया था कि आपको क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो कुछ चैलेंजेज हैं। हमने बात करी किसकी, कि अभी जो न्यूज़ है ना, करंट न्यूज़ क्या है, करंट न्यूज़ यही है कि देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो पर कैपिटा इनकम है हमारी वो कितनी है, 2379। हमें इसको इंक्रीज करना है अगले 25 सालों के अंदर। कितना कर देना है, इसको 6 गुना बढ़ा देना है, 6 गुना इसको बढ़ाना है। तो बढ़ाएंगे ऐसी थोड़ी ना बढ़ जाएगी ना कोई चीज़, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कुछ चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, उन चैलेंजेस की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो ग्लोबल लेवल पे हैं यानी वर्ल्ड लेवल पे हैं, कुछ चैलेंजेस डोमेस्टिक लेवल पे होते हैं। डोमेस्टिक लेवल के चैलेंजेस को हम अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग ग्लोबल लेवल पे जो मेन चैलेंजेस है उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो जो यूक्रेन और रसिया वॉर है, ठीक, आप देख रहे हो कि पिछले 6-7 महीनों से लगातार किस तरीके से ये वॉर चल रहा है और लगातार वॉर अभी भी चालू है ना, लेकिन अभी इसकी इंटेंसिटी क्या है, लो हो चुकी है। ओके, जिस टाइप की इंटेंसिटी पहले हमें देखने को मिल रही थी, एकदम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी इन दोनों ही कंट्रीज पे, कुछ हद तक जो है ये कम हुई हैं, लेकिन अभी भी हैं। तो हम इसको ये नहीं कह सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे। ओके, तो ये जो इसकी वजह से आप देखोगे जो यूक्रेन है या रसिया है, ये वीट के अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं ना, अच्छा खासा वीट प्रोड्यूस करते हैं लोग, या सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, या फिर आप यूक्रेन की बात करें फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है ये कंट्री। तो ये सिर्फ ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही सप्लाई नहीं देते, इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उनके पास भी इनकी सप्लाई होती है। इसके अलावा एटीट्यूड ऑफ सम कंट्रीज टुवार्ड्स ग्लोबल ट्रेड। देखो पहले से क्या होता था ना, WTO किस चीज़ की बात पर अब फोकस करता है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, राइट। फ्री ट्रेड पॉलिसी को लेके आता है एंड ये कंट्रीज पहले सपोर्ट भी करती थी। डेवलप्ड कंट्रीज थी, ये बोलती थी WTO के गाइडलाइंस सही हैं, WTO सही कर रहा है, फ्री ट्रेड को आप प्रमोट कर रहा है ना।
तो उस टाइम पे क्यों प्रमोट करते थे डेवलप्ड कंट्रीज? इसलिए करते थे क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, ये ज़्यादा प्रोडक्शन तो करती नहीं थी, तो इनसे कहती तुम करके तो दिखाओ ना, तुम प्रोडक्शन तो करो, हम लोग लेने को तैयार हैं, हम लोग आपके यहाँ से क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट करो हमारे यहाँ को। बट अभी क्या है ना, जब ये कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज इस लायक हो चुकी हैं, इस काबिल हो चुकी हैं कि ये अपना प्रोडक्शन करती हैं और एक्सपोर्ट भी करती हैं, तो ये अपने यहाँ इन पर ना इम्पोर्ट नहीं होने देते हैं। ये क्या टैरिफ से बढ़ा देते हैं, ओके, टैरिफ से बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो इम्पोर्ट है, वो जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज है, वो महंगी हो जाती हैं उन कंट्रीज़ के अंदर। तो क्या होगा, तो इससे क्या हम एक्सपोर्ट हमारा प्रमोट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। एक्सपोर्ट हम करना चाहते हैं, WTO उसको बोलता है कि आप कीजिए, लेकिन जो है ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये क्या करती हैं, इनका सिनेरियो ऐसा है कि नहीं देखो, आपकी जो सामान है उस पर हम लोग क्या लगाएंगे, टैरिफ से लगाएंगे, और जो आपकी गुड्स की कीमत है उनको हम बढ़ा देंगे, राइट। तो इस वजह से इस तरह के चैलेंजेस भी हैं। अब देखो, एक्सपोर्ट नहीं होगा ना, प्रॉब्लम क्या आएगी, हम लोग इसको एज ए चैलेंज क्यों ले रहे हैं? एक्सपोर्ट नहीं होगा तो प्रोडक्शन कम होगा ना, क्यों करेंगे प्रोडक्शन जो ना। देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर कम हो जाएगी, अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो फिर कैसे हम जो है अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाएंगे? सवाल है ना। तो इकोनॉमी को हम इंक्रीज अगर हमें करना है, तो हमें इन चैलेंजेस को फिल करना पड़ेगा, इन चैलेंजेस से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। तो कैसे निकल सकते हैं? यहीं पर इन कंट्रीज से बात करनी पड़ेगी। यहाँ पर WTO से लगातार आपको कन्वर्सेशन, एक डिस्कशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है चीज़ें हो रही हैं, उनको समझ के एक हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इंक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव मतलब कि समावेशी विकास, मतलब हर इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ऊपरी लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है, एक नीचे व्यक्ति जो है, गरीब तबका जो है, ये वैसा का वैसा है, या अपनी कंडीशन में और भी ज़्यादा डिक्लाइन देख रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, वो क्या चीज़ है? वो ये है कि देखो, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको पॉलिसीज़ बनानी है, आपको डेवलपमेंट करना है, राइट। अभी कुछ डोमेस्टिक लेवल पर कुछ चीज़ें हैं, वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या ऐसे चैलेंज है डोमेस्टिक लेवल पर। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ओके, इंडियन इकोनॉमी की जो स्टेट है, इसके बारे में बात करें। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आप जैसा जानते हो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारी इंडिया की, ठीक है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया के अंदर ना आप देखोगे कुछ चीज़ें हैं, जैसे कई सारे फैक्टर्स हैं। जैसे हम, ठीक है, अभी हमारा जो डोमिनेंट फैक्टर है वो है सर्विस सेक्टर। हम सर्विस सेक्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, और ये पहले से करते आ रहे हैं, आज की बात नहीं है। इसके अलावा हमें जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है, इसके अलावा जो हमारे जो मतलब तीनों सेक्टर्स, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर हो, टर्शियरी सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर है। तो यहाँ पर के अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं ना, इनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इनमें भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ओके। तो इंडियन इकोनॉमी में जो मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग का जो हिस्सा है, वो कम है। अगर कंपेयर करें हम सर्विस सेक्टर के मुकाबले, तो मतलब हमें तीनों को साथ साथ लेके चलना है। तो इंडियन इकोनॉमी के सामने चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस देखो, प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए है? प्रोडक्शन के लिए है। प्रोडक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है आपके ग्लोबल जो हमारे पास चैलेंजेस थे उनसे, ओके। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ आपकी स्ट्रेटेजी है। देखो, ये जनरली ना इंडिया के लिए इतना ज़्यादा काम अभी के हिसाब से कर नहीं रही है। मैंने अभी पहले भी बताया आपको, WTO के अकॉर्डिंग फ्री ट्रेड होना चाहिए ना, फ्री ट्रेड होना चाहिए। आप कम से कम टैरिफ लगाएं दूसरी कंट्रीज़ पर। अपने जब आप किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट कर रहे हो, आप उस पर ज़्यादा टैरिफ मत लगाओ ना, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हो। ऐसे ही सेम चीज़ डेवलप कंट्रीज़ के साथ में होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया आपको कि वहाँ क्या चीज़ें, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, उनकी सोच शायद प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ वो लोग बढ़ रहे हैं, जो भी है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ चैलेंजेस हमारे सामने डे बाय डे आ रहे हैं, ओके। एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए हमें, लाइक। तो जैसे कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे क्या होता है ना, प्रोडक्शन बढ़ाने में हमें हेल्प मिलती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कि जैसे AI टूल्स ही हैं, AI टूल्स के, हाँ, आप कह सकते हैं कि इनसे हमारी जॉब को खतरा है, राइट, जॉब। लेकिन हमें इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। AI आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ओके। आपको ध्यान देना चाहिए इन चीज़ों पर कि किस तरीके से हम जो है इस पर जॉब पर खतरा ना बनते हुए हम AI का एक बेहतर यूज़ कर पाएँ।
इम्पैक्ट ऑन आउटपुट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। देखो जो इन्वायरमेंट है ना, उस इन्वायरमेंट को हमें समझना चाहिए, उनसे हमें आउटपुट पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ को देखना चाहिए। लाइक जैसे मैंने अभी AI की बात करी, AI का जो आउटपुट है ना वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। नेगेटिव कैसे है, आपकी जॉब्स पे इम्पैक्ट डालेगा वो ना। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, आपको जो वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, राइट। अपने जो स्कूल से के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है उसके अंदर आपको एज ए सब्जेक्ट AI टूल को यूज करवाना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए AI के बारे में, उसका यूज कैसे करते हैं उसके बारे में बताना चाहिए। प्रोविजन ऑफ बेसिक इनकम भी रखना चाहिए। जो तबका बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल उनके पास में इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी उनके पास में इनकम का एक उनको बेसिक इनकम जो है ना प्रोवाइड कराए। बेसिक इनकम का मतलब जहाँ पर व्यक्ति जो है सरवाइव कर सके, अपनी जो नेसेसरी नीड्स है ना उनको फुलफिल कर सके। ओके, तो ये थी डोमेस्टिक लेवल पे जो बातें थी। एक्शन की बात करें, क्या एक्शन यहाँ पर हम लोग इंडिया को लेने चाहिए, एंड इंडिया उनको ले भी रहा है, और साथ साथ उसको मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं होती हैं पर कुछ ना कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं सामने वाले। ओके, सामने वाले का मतलब घुमा फिरा के बात ना करते हुए इंडिया को जो चीज़ें करनी चाहिए, जो एक्शंस लेने चाहिए उनके बारे में यहाँ बात की गई है। अब मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजी मतलब इंडिया को हर सेक्टर पर काम करना चाहिए। हर सेक्टर का मतलब प्राइमरी, टर्शियरी एंड सेकेंडरी, तीनों सेक्टर पर फोकस करे, एग्रीकल्चर फील्ड को प्रमोट करे ना। ये सब चीज़ें आप देखोगे अभी ना, ऑयल का एक्सपोर्ट जो है कहाँ से, जो रसिया और यूक्रेन है वहाँ पर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। एंड तो यहाँ पर जो है वीट पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, और आप देखोगे कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। तो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर में अगर आप इनपुट्स डालेंगे तो वहाँ पर से आपको आउटपुट्स अच्छे नज़र आएंगे। आउटपुट्स अच्छे नज़र आएंगे तो आप वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो चीज़ों को, क्योंकि अभी इसकी डिमांड है ना। टैरिफ्स कहाँ लगते हैं आप बताइए, आप किसी कंट्री के अंदर टैरिफ्स ज़्यादा कहाँ लगेंगे? अगर आप इंडिया में, हम अपनी ही बात करते हैं, हम किसी का देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम टैरिफ्स कब लगाएंगे ज़्यादा? जब हमारे यहाँ उस चीज़ की उस हद तक डिमांड ना हो। अगर डिमांड हमारे यहाँ ज़्यादा है तो हम टैरिफ्स लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस होगा जो डिमांड है उसको फुलफिल करना अपनी कंट्री के अंदर, राइट। ये चीज़ है। इसके अलावा जो दूसरी बात है, पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करने की बात हो रही है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, अभी जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उससे हमें उसको 6 टाइम्स इंक्रीज करना है। कब तक? अगले 25 सालों के अंदर। तो उसको रेज करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज पर ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से जो है ना, हमें हर तबके को समझना पड़ेगा, चाहे वो ऊपर की लेयर हो, उसके बाद की लेयर हो, चाहे वो सबसे जो गरीब व्यक्ति है ना, जहाँ उस गरीब की बात कर रहे हैं हम जिसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है पॉवर्टी की, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इसको हमें दोनों को ही समझना पड़ेगा। साथ ही साथ हमें जो मीडिएटर्स हैं ना, जो बीच में हैं, कहीं पर हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ से चीज़ों को पॉवर्टी फील कर रहे हैं उनको हमें देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें स्कीम्स को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा रीओरिएंटिंग द एजुकेशन सिस्टम को हमें अच्छा करना पड़ेगा। अच्छा करने का मतलब है हमें AI टूल्स जैसे चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ हमें जो है ना, जैसे गवर्नमेंट कई सारी स्कीम्स लेके आई है, कौन कौन सी, जैसे मनरेगा 2005 है ना, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलती है आपको 100 दिन की। बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे जनधन योजना है जिसके द्वारा गवर्नमेंट ने खाते खोले पुअर लोगों के, मतलब सभी लोगों के लिए वो ओपन था। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट स्कीम से लेके आ रही है ना, इसी तरह की स्कीम्स के माध्यम से आपको स्किल एजुकेशन देना चाहिए ताकि आप ना इनके अंदर स्किल्स को डेवलप कर सको। ओके, आइडेंटिफाई लेबर इंटेंसिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो लेबर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इनको आइडेंटिफाई करके उस पर रिलेटेड आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविजन ऑफ बेसिक इनकम की बात जस्ट हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट को मुहैया करानी चाहिए ऐसे लोगों को जहाँ इंटेंसिटी हाई है पॉवर्टी की, राइट, वहाँ पर बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहिए। ओके, कंक्लूजन की बात करें, देखो यही चीज़ें हैं। हमने बात करी थी किस चीज़ के बारे में, हमें पर कैपिटा इनकम को अगले 25 सालों में 6 गुना बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें जो है अपनी इकोनॉमी पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें अपना जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स हैं इन पे अच्छा खासा फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पॉलिसीज लेके आने पड़ेंगी जिससे हम जो है ना पॉवर्टी को ख़त्म कर पाएँ, जिससे हम अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज़ कर पाएँ, जिससे हम एजुकेशन को और बेहतर कर पाएँ और जो मॉडर्न डिमांड है ना उसके हिसाब से उसको इंक्लूड कर पाएँ। तो ये सब चीज़ थी आज के इस वीडियो के अंदर। इसमें आपको मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरीके से एक रोड मैप तैयार किया जा सकता है, किस तरीके से रोड मैप तैयार किया जा सकता है, किस चीज़ को लेके एलिमिनेट करने को
पॉवर्टी को। ओके, तो यही सब चीज़ इस वीडियो के अंदर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके अपने दोस्त को ना वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो manthan.is@gmail पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन को लेके है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो अभी आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। कमेंट में भी आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आपसे मिलते हैं अगले डिस्कशन के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।